वेलकम बैक। जागो भारत देख रहे हैं आप और बड़ी खबर का रुख करते हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती की गोरखपुर में जनसभा और प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगी मायावती। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीएसपी अध्यक्ष है मायावती और उनके द्वारा आज जनसभा को संबोधित किया जाएगा। प्रत्याशी के समर्थन में यहां पर जनता से आशीर्वाद लेती हुई नजर आने वाली है। तो देखिए, लगातार बसपा भी पूरी कोशिश करती हुई नजर आ रही है, चुनावी मैदान में बिगुल फूंकती हुई नजर आ रही है। और इस सब के बीच में आकाश आनंद भी आज पूर्वांचल में मौजूद रहने वाले हैं। बसपा के चुनावी अभियान का आगाज हो चुका है और इस बीच मायावती मौजूद रहने वाली हैं गोरखपुर में आज और जनसभा को संबोधित मायावती के द्वारा किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर जनसभा को संबोधित भी करती हुई नजर आएंगी मायावती। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेगी मायावती। बीएसपी अध्यक्ष मायावती आज पहुंचने वाली है गोरखपुर और चुनावी प्रचार प्रसार में शामिल होती हुई आपको नजर आएंगी मायावती। तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती की गोरखपुर में आज जनसभा होगी। मायावती की गोरखपुर में जनसभा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारियां की गई है। और देखिए, लगातार बीएसपी अध्यक्ष मायावती जब चुनावी हुंकार भरती हुई नजर आ रही है तो एक बात का जिक्र हर चुनावी सभा में पश्चिमी यूपी को अलग राज्य का दर्जा दिलाने की बात। हालांकि चुनावी हुंकार आज गोरखपुर में मायावती भरती नजर आएंगी। और अब आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। महेंद्र भट्ट लेंगे राज्यसभा सदस्य की शपथ। आपको बता दें, उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट राज्यसभा के सभापति दिलाएंगे महेंद्र भट्ट को शपथ। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राज्यसभा सांसद रहे अनिल बलूनी का 6 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद ये सीट खाली हो गई थी। इस सीट पर 27 फरवरी को चुनाव हुआ था, जिसके लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपना नामांकन दाखिल किया था। तो ये बड़ी जानकारी है। अब आज शपथ लेने वाले हैं। संसद भवन में शपथ उन्हें दिलाई जाएगी। उत्तराखंड से खाली राज्यसभा एक सीट के लिए भट्ट ने 15 फरवरी को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया था। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राज्यसभा के सभापति उन्हें शपथ दिलाएंगे। चौंकाने के लिए मशहूर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के एक और फैसले से उत्तराखंड बीजेपी सरप्राइज हुई थी। तो ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब आज शपथ उन्हें दिलाई जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है उत्तराखंड के महेंद्र भट्ट। राज्यसभा के सभापति उन्हें शपथ आज दिलाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महेंद्र भट्ट आज राज्यसभा सदस्य की शपथ लेंगे। अगली खबर कांग्रेस से जुड़ी। कांग्रेस के स्टार प्रचारक सचिन पायलट का मध्य प्रदेश का दौरा है। ऐसे में मंदसौर और उज्जैन और देवास में पायलट जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आने वाले हैं। उज्जैन और मंदसौर में प्रत्याशी के नामांकन रैली में भी सचिन पायलट शामिल होने वाले हैं। सचिन पायलट देवास में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई, जहां पर आज सचिन पायलट मौजूद रहने वाले हैं, चुनावी बिगुल फूंकते हुए नजर आने वाले हैं। और बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक फिलहाल यहाँ पर मैदान में नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट की बात की जाए तो सचिन पायलट आज मध्य प्रदेश में मौजूद रहने वाले हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए वो नजर आने वाले हैं और एमपी का उनका ये दौरा अलग अलग जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करते हुए सचिन पायलट आज देखे जाएंगे। तो कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं सचिन पायलट और इस बीच मध्य प्रदेश के देवास, मंदसौर और उज्जैन में जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां बीजेपी तमाम कोशिशें करती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस भी लगातार मैदान में डटी हुई है। इस बीच भोपाल कांग्रेस के स्टार प्रचारक सचिन पायलट का मध्य प्रदेश में तूफानी दौरा आज है। चलिए एक बार फिर से जरा अखबारों के पन्ने हम पलट लेते हैं। दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज की अगर बात करें तो यहाँ पर फ्रंट पेज पर वीवीपैट वेरिफिकेशन पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा उसका जिक्र यहाँ पर मिलता है। बाकायदा यहाँ पर कोर्ट के 5 सवाल पर निर्वाचन आयोग के 5 जवाब भी दिए गए हैं। दरअसल आपको बता दें, चुनाव कंट्रोल नहीं कर सकते ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने। वीवीपैट वेरिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। डेटा के लिए ईसी पर भरोसा करना होगा, डेटा के लिए आपको इलेक्शन कमीशन पर भरोसा करना होगा ये कहा गया है। वीवीपैट पर्चियों के 100% मिलान पर फैसला सुरक्षित है। ईवीएम माइक्रो कंट्रोलर एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं, बदल नहीं सकते, ये चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया। 5 सवाल है, 5 जवाब इसमें दिए हुए। दरअसल क्या वीवीपैट की कंट्रोलिंग यूनिट में माइक्रो कंट्रोलर लगा है? इस पर जवाब मिलता है तीनों, यानी कि कंट्रोल, बैलेट और वीवीपैट तीनों की यूनिट अपने अपने माइक्रो कंट्रोलर हैं। माइक्रो कंट्रोलर सुरक्षित है, इनसे छेड़छाड़ संभव नहीं है। दूसरा सवाल, क्या माइक्रो कंट्रोलर में एक ही प्रोग्राम किया जा सकता है? इसका जवाब ये है, सभी माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी एक बार एक प्रोग्राम दे सकती है। प्रोग्राम इनके निर्माण के साथ समय के साथ चला सकते हैं, इनको बदला नहीं जा सकता, ना ही भौतिक रूप से एक्सेस इनको किया जा सकता है। तीसरा सवाल, आयोग के पास कितनी सिंबल लोडिंग यूनिट्स हैं?
देश में ईवीएम की दो निर्माता इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि 1904 सिंबल लोडिंग यूनिट है, भेल के पास 3154 यूनिट है। चौथा सवाल, चुनाव के बाद ईवीएम कितने दिन तक सुरक्षित रखते हैं? मतगणना के 45 दिन स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा जाता है। 46वें दिन मुख्य निर्वाचन अधिकारी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर पूछता है कि क्या किसी नतीजे को लेकर याचिका दायर है। तो इस तरीके से 45 दिन तक स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा जाता है। पांचवा सवाल, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट दोनों पर सील होती है या नहीं होती? ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण, कंट्रोल यूनिट सबसे ज्यादा अहम है, इसलिए ईवीएम की पहली जांच के समय इसे सील किया जाता है। ईवीएम की कमीशनिंग और मतदान खत्म होने के बाद तीनों को सील कर दिया जाता है। तो ये 5 सवाल हैं और इन पांचों सवाल पर निर्वाचन आयोग के जवाब भी इसमें बाकायदा लिखे। और पलक, दैनिक जागरण में हेडलाइन दी गई कि संदेह पर ईवीएम को लेकर नहीं दिया जा सकता है आदेश, कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है। यहाँ पर जानकारी दी गई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईवीएम सोर्स कोड की जानकारी सार्वजनिक होने पर दुरुपयोग संभव है और ईवीएम व वीवीपैट की सुरक्षा को लेकर चुनाव आयोग से पूछा सवाल, जो सवाल आपने जिक्र किए, हर वोट के सत्यापन की मांग वाली याचिका पर फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया गया। रंजना, बढ़ते खबरों में आगे और बीएसपी ने जारी की एक और लिस्ट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, 3 सीटों पर घोषित किए प्रत्याशी और बदली गई भीम राजभर की सीट, अब सलेमपुर से चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए लिस्ट आपकी स्क्रीन पर, सलेमपुर से भीम राजभर अब चुनाव लड़ेंगे, जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीएसपी के। हमीरपुर से भी नाम घोषित और बीएसपी की एक और लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें 3 नाम आपको नजर आ रहे होंगे। भदोई से इरफान अहमद, हमीरपुर से निर्दोष कुमार दीक्षित चुनावी मैदान में हुंकार भरते नजर आएंगे। तो बीएसपी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ रही है लोकसभा चुनाव और यूपी की 80 सीटों पर लगातार प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो रहा है। एक और लिस्ट बीएसपी की तरफ से जारी कर दी गई है। और 2019 की बात करें तो सपा और बसपा गठबंधन में और तब चुनावी मैदान में हुंकार भरते नजर आए थे। और देखिए, इस बीच अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस की एक और लिस्ट जारी हो गई है। कांग्रेस ने एक और सूची जारी की है। कांग्रेस की ये 19th लिस्ट है, जिसमें 3 नाम शामिल हैं। वो नाम कौन से हैं ये भी आप देख लीजिए। सभी तेलंगाना से है, तीनों नाम है। कांग्रेस ने हैदराबाद लोकसभा सीट से मोहम्मद वलीउल्लाह समीर को टिकट दिया है और बाकी दूसरी सीटों से भी कांग्रेस के द्वारा फिलहाल ये लिस्ट जारी कर दी गई। कांग्रेस की 19th लिस्ट आपकी स्क्रीन पर, जिसमें 3 नाम है, सभी तेलंगाना से है। दूसरे चरण की वोटिंग वाली 88 सीटों पर प्रचार फिलहाल थम गया है। तो लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने बुधवार यानी कि कल 24 अप्रैल को 19वीं लिस्ट जारी कर दी। इसमें तेलंगाना राज्य की 3 लोकसभा सीटें शामिल हैं और नाम शामिल है। पार्टी ने करीमनगर सीट से वेलीचाला राजेंद्र राव को टिकट दिया है। हैदराबाद से मोहम्मद वलीउल्लाह समीर को टिकट दिया गया है और खम्मम सीट से यहां पर राम श्याम रघुराम रेड्डी को यहां पर कांग्रेस के द्वारा टिकट दिया गया है। तो ये सूची भी आपकी स्क्रीन पर। और अब बात होगी सेकेंड फेज इलेक्शन की। दरअसल दूसरे चरण के लिए 88 सीटों पर प्रचार अभियान थम गया है। राहुल, हेमा मालिनी, अरुण गोविल की प्रतिष्ठा दांव पर है। इसके अलावा कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि कल होना है दूसरे चरण के लिए मतदान और ऐसे में 1206 उम्मीदवार कुल मैदान में उतरे हुए हैं। अगर हम पहले फेज की बात करें तो पहले फेज में कुल 64% मतदान हुआ था। हालांकि कोशिश बार बार यही हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, मतदाताओं को लुभाया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कल कितने मतदाता घर से बाहर निकलते हैं और अपने मत का प्रयोग करते हैं। पहले चरण में 84% वोटिंग हुई थी। 26 अप्रैल यानी कि कल होने वाला है दूसरे चरण का मतदान। उसके लिए बुधवार को ही प्रचार प्रसार थम चुका है। इस चरण में 13 राज्य हैं कुल और इसमें 89 सीटों पर होनी है वोटिंग और कुल 1206 उम्मीदवार हैं मैदान में, जिसमें प्रतिष्ठा दांव पर है, जिसमें कुछ खास नाम है जैसे कि राहुल गांधी हुए, हेमा मालिनी हुई, अरुण गोविल हुए मेरठ से। तमाम ये ऐसे लोग हैं जिनकी तमाम दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। बिल्कुल, तो दूसरे चरण का प्रचार प्रसार थमा, 88 सीटों पर वोटिंग कल। और बात करें इससे पहले फेज की तो पहले फेज में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग हुई थी। बढ़ते खबरों में आगे, टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान को नोटिस, आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप। चुनाव आयोग ने नोटिस जारी की है, मतदाताओं को धमकाने का आरोप लगाया। अब इस पूरे मामले में नोटिस जारी कर दिया गया है, आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान को नोटिस जारी किया गया है, आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप है। तो देखिए, टीएमसी विधायक हैं हमीदुल रहमान और आचार संहिता का उल्लंघन का उनके ऊपर आरोप लगाया। चुनाव आयोग ने जारी किया है नोटिस और केंद्रीय निर्वाचन यानी कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने मतदाताओं को धमकाने के लिए बंगाल के टीएमसी विधायक
हमीदुल रहमान को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। जागरण में इस खबर को बताया गया है और साथ साथ में आपको यह भी बता दें कि रहमान को ये कहते हुए सुना गया था कि केंद्र सरकार की सेनाएं यानी कि केंद्र बल 26 अप्रैल तक यहां रहेंगी, उसके बाद आपको हमारी सेनाओं के साथ में रहना होगा, फिर शिकायत मत करना कि मुझे क्या और क्यों हुआ। और इसी के ऊपर फिलहाल एक्शन लिया गया है। केंद्रीय चुनाव निर्वाचन आयोग ने फिलहाल विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को धमकी देकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए मंगलवार को सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के विधायक हमीदुल रहमान को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। अब आगे क्या कुछ होता है देखना महत्वपूर्ण। खबरों में बढ़ते हैं आगे। अगली खबर ओडिशा से। ओडिशा में लुंगी बनाम धोती की बहस छिड़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल बीजेडी और बीजेपी ने एक दूसरे पर निशाना साधा है जमकर। धोती ओडिशा की संस्कृति है, ना कि लुंगी, बीजेपी के द्वारा कहा गया। वीडियो संदेश में लुंगी में दिखे सीएम पटनायक और देखिए इसी तरीके से एक दूसरे पर हमलावर होते हुए बीजेडी और बीजेपी नजर आ रहे हैं ओडिशा में। पलक तो लुंगी बनाम धोती की बहस अब यहाँ पर छिड़ चुकी है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको इसी बीच बताएंगे। सत्ता जाने के बाद से भ्रमित है एमवीए। सीएम शिंदे का एमवीए नेताओं पर यह बड़ा हमला। उद्धव ठाकरे पर उन्होंने तंज यहाँ पर कसा और कहा कि सत्ता जाने के बाद से एमवीए लगातार भ्रमित नजर आ रही है, क्योंकि चुनाव जैसे जैसे पास है और ऐसे में जो बयानबाजी का दौर है वो आप देख रहे हैं किस तरीके से तेजी से चल रहा है। सीएम शिंदे ने एमवीए नेताओं पर हमला बोला जमकर और उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए रंजना नजर आए। तो सत्ता जाने के बाद से भ्रमित है एमवीए और सीएम शिंदे का एमवीए नेताओं पर निशाना। बढ़ते खबरों में आगे अगली बड़ी खबर। मेयर चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की मंजूरी। दिल्ली मेयर चुनाव की मंजूरी और अब एलजी से अनुमति का इंतजार है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मेयर चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की मंजूरी मिल चुकी है, अब एलजी की अनुमति का इंतजार है और दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर मंजूरी मिल चुकी है। और इसी के साथ में बढ़ते खबरों में आगे अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ में कार्रवाई की गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की है बड़ी कार्रवाई। नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी गई है कोटक के ऊपर। आरबीआई ने नए ग्राहक बनाने पर भी रोक लगाई है। ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए नए ग्राहक बनाने के ऊपर यहाँ पर आरबीआई के द्वारा एक्शन लिया गया, रोक लगाई गई है। और यहाँ पर खबर भी बताई गई अखबारों में, कोटक महिंद्रा बैंक पर आरबीआई का बड़ा एक्शन। नए ग्राहक जोड़ने पर बैन, क्रेडिट कार्ड भी नहीं कर सकेगा अब कोटक महिंद्रा बैंक जारी। आरबीआई ने एक्शन लिया है। डेटा सुरक्षा समेत अन्य चिंताओं का हवाला देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को जोड़ने और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोक दिया है। आपको बता दें कि प्राइवेट सेक्टर के कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग ऐप के जरिए नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया है। इसी के साथ में आरबीआई ने बैंक द्वारा नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर भी बैन लगा दिया। केंद्रीय बैंक ने प्रेस रिलीज कर जारी किया है और इस संबंध में जानकारी शेयर की है। बैंक में कई कमियों को लेकर अपनी चिंता भी जाहिर की है। पलक चलिए और अब आगे बढ़ेंगे, बात मध्य प्रदेश की। दरअसल मध्य प्रदेश में 12th का परीक्षा परिणाम सामने आया, जिसमें 12th बोर्ड में ग्वालियर की बेटियों का दबदबा देखने को मिला। कोई सब्जी बेचने वाली की बेटी है तो कोई ऑटो चालक की बेटी, और कैसे महिलाओं ने यहाँ पर अपना परचम लहराया, बेटियों ने अपना परचम लहराया। 12th के परीक्षा परिणाम की अगर हम बात करें जो कि कल सामने आए, और ऐसे में जो बेटियों का दबदबा सामने आया है, कोई सब्जी बेचने वाले की बेटी ने टॉप किया है तो कोई ऑटो चालक की बेटी जो कि यहाँ पर टॉपर बनकर सामने आई। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर घर में इस वक्त खुशी का माहौल है। बढ़ते खबरों में आगे, और जेईई मेंस का रिजल्ट आउट हो चुका है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताते चली, इंडिया गेट इलाके में हत्या से इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश की जा रही है। पुलिस ने हत्या में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आइसक्रीम वेंडर की चाकू मारकर हत्या की गई थी और देखिए इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की टीम ने लगातार तफ्तीश शुरू की, जांच पड़ताल की जा रही थी और 9 टीमें गठित की गई थी इस पूरे मामले को लेकर। और जानकारी के मुताबिक पुलिस ने हत्या के आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। तो देखिए विवाद जिसके बाद आइसक्रीम वेंडर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। एक वीवीआईपी इलाका है और वहां पर इस तरह की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। इंडिया गेट इलाके में हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया था और ये तस्वीरें देखिए जहां पुलिस ने सारे सबूत को इकट्ठा किए हैं, मांग कर सारे सबूत को वहां पर इकट्ठा किए गए थे। हालांकि पुलिस की टीम वहां पर लगातार मौजूद है, जांच पड़ताल इस पूरे मामले को लगातार की जा रही। बीते दिन की ये खबर सामने आई थी और अब इस पूरे मामले में पुलिस ने हत्या के आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। तो आइसक्रीम वेंडर की चाकू मारकर हत्या की गई थी। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने लगातार कार्रवाई की, टीमें गठित की गई थी, 9 टीम बनाई गई थी और इस टीम ने आगे की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पलक बिल्कुल, देखिए पुलिस भी इस पूरे मामले में फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है और इस हर एक एंगल की बारीकी से जांच यहां पर की जा रही है कि आखिर वजह क्या कुछ रही।
हालांकि शुरुआती जांच के मुताबिक कुछ आपस में नोकझोंक हुई और इसी के बाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि चाकू से गोदकर उस शख्स की हत्या कर दी गई है। आइसक्रीम वेंडर था जिसकी हत्या कर दी गई और आरोपी फिलहाल फरार है। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता सुरेश जुड़ गए हैं। सुरेश, जो फरार आरोपी है, क्या उसको लेकर फिलहाल कोई जानकारी पुलिस के पास? देखिए, आपको बता दें कि जिस शख्स ने जिस हत्या को अंजाम दिया था, जो आइसक्रीम वेंडर को जो चाकू मारा गया था, उस शख्स की अभी अभी गिरफ्तारी हो चुकी है। दिल्ली पुलिस उसको गिरफ्तार कर लिया है और माना जाए शख्स की गिरफ्तारी जो है इटावा से उसके, क्योंकि जो मरने वाला है वो इटावा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। और शुरुआती जांच में दिल्ली पुलिस से हमें जो जानकारी मिली है, उस जानकारी के मुताबिक जो आइसक्रीम वेंडर है प्रभाकर, जिसका नाम प्रभाकर बताया जा रहा है, उसका कुछ आपसी रंजिश चला था अपने कुछ जानकारों के साथ। 6-7 साल पुरानी उसकी आपसी रंजिश थी, जिस रंजिश के तहत रात को जो इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है, रात को लोग आए थे, वहां पर उनकी इसी बात में बहस हुई थी। उसके बाद चाकू से उसको मारा गया और जिस हिसाब से उसको चाकू मारा गया, उससे यही लगता है, पुलिस का यही कहना है कि वो पूरी सुनियोजित तरीके से आए थे उसको मारने के लिए। हालांकि उसको भी थाने लेके तिलकमार्ग इलाके घटना हुई है, वहां पे उसको ले जाया जा रहा है, शख्स की जिसकी गिरफ्तारी हुई है और वहां पे उससे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर हत्या की असल वजह क्या है। जी सुरेश, कहां से इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया एग्जैक्टली, अगर हम लोकेशन जानना चाहें, और शुरुआती जांच पड़ताल में क्या कुछ सामने आ पाया है? अभी जस्ट हाल ही में उसकी गिरफ्तारी, कुछ मिनट पहले उसकी गिरफ्तारी हुई है और ये माना जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने इस हत्या के तुरंत बाद ही 12 पुलिस टीमों का गठन किया, जैसे कि हमने जानकारी दी थी अपने दर्शकों को कि 12 टीमें बनाई गई थी और पुलिस को शुरुआती जांच में लग गया था कि इस हत्याकांड के अंदर कहीं ना कहीं इसमें आपसी रंजिश का मामला है। लेकिन जब तक पुलिस के जहां पर लेकिन इस घटना को अंजाम दिया गया, वीवीआईपी ये पूरा इलाका है, वहां पर पुलिस पेट्रोलिंग लगातार करती है, लेकिन ऐसे में इस घटना को अंजाम कैसे दिया गया? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जो वीवीआईपी इलाका है पूरा, ये शाहजहां रोड और पंडारा रोड के बीच का है, जहाँ पर आइसक्रीम की रेहड़ी लगाई जाती है, जहाँ पर लोग रात को आइसक्रीम जाके खाने के लिए जाते हैं। और ये घटना पता आसपास से पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात रहती है, क्योंकि वहाँ कई संवेदनशील ऑफिस भी है, बाकायदा इंडिया गेट है, वहां पर ही पुलिस की तैनाती होती है, बाकायदा वहां पर गश्त होती है। लेकिन उसी दौरान जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया, कहीं ना कहीं एक जो है सुरक्षा व्यवस्था पर एक सवाल जरूर खड़े करता है। लेकिन ये पुलिस ने, लेकिन सबसे बड़ी बात है पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये पुलिस के लिए एक बड़ी बात है कि आरोपी उनकी हिरासत में आ चुका है। चलिए ठीक है सुरेश, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार इस पूरे मामले के ऊपर नजरें बनी हुई है, आगे क्या कुछ छानबीन में निकल कर सामने आता है, क्या कुछ वजह रही इस पूरी हत्या के पीछे, इसके ऊपर भारत 24 लगातार बना हुआ है। आगे बढ़ते हुए बात अगली खबर की। जेईई मेंस रिजल्ट निकल गए हैं, एनटीए ने जारी किया है जेईई मेन का परिणाम और इस बीच 100% पाने वाले 2 लड़कियां इसमें शामिल है। 56 छात्रों ने हासिल किए हैं 100% स्कोर और 2 लड़कियों के नाम इसमें शामिल। तो महिला शक्ति एक बार फिर से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको इस बीच बताएंगे। कोविड काल के बाद दुनिया में बढ़े हैं मलेरिया के केस। 95% अफ्रीकी देशों में ये क्लाइमेट चेंज के कारण जो केस है वो बढ़े हैं। दरअसल आज विश्व मलेरिया दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर ये जो रिसर्च है वो किया गया, उसमें सामने आया है कि कोविड काल के बाद से दुनिया में जो मलेरिया के केस हैं वो बढ़े। 2008 के बाद से लगातार विश्व में मलेरिया दिवस मनाया जाता है। उसका उद्देश्य कहीं ना कहीं यही है कि 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य है और उसको लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए, लक्ष्य को पाने के लिए हर साल आज के दिन विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। क्लाइमेट चेंज इसका एक बड़ा कारण है, क्योंकि लगातार जैसे कि केस बढ़ रहे हैं, रिसर्च में जो सामने आया है निकलकर दुनिया में कोविड के बाद से जो मलेरिया के केसेस है वो लगातार बढ़ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज जिसका एक बहुत बड़ा कारण है। बढ़ते खबरों में आके 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन भेजेगा चीन। इसी हेडलाइंस के साथ खबर अखबारों में भी है। शेनझोउ 18 चालक दल को अंतरिक्ष भेजने की तैयारी है और एजेंसी का लक्ष्य 2030 तक लोगों को चंद्रमा पर भेजने की तैयारी है। तो देखिए एक बड़ी जानकारी आपको देते चले। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी अपने महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत अंतरिक्ष यान शेनझोउ 18 को अंतरिक्ष यात्रियों के साथ पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजने की अंतिम तैयारी कर रही है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2030 तक लोगों को चंद्रमा पर भेजना है। चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी के उप निदेशक लिन ने इसे लेकर जानकारी शेयर की है। 3 अंतरिक्ष यात्रियों ये गुआंगू 43, लीकोंग 34 और ली गुआंगसू 36 इस मिशन का हिस्सा है और ये पहली बार अंतरिक्ष में जाएंगे। बढ़ते हैं खबरों में आगे। अगली खबर, नक्सलियों को कारतूस बेचने वाले हेड आमरर को 10 साल की कैद सुनाई गई है। मिर्जापुर में तैनात थे ये 24 और 2004 में दर्ज हुआ था बुरा मामला। 99,519 कारतूसों का गबन इसके द्वारा किया गया था। फिलहाल यहां पर 10 साल की कैद सुना दी गई है।
और अब बढ़ेंगे आगे, बड़ी खबर इस बीच आपको बताएंगे। वंदे भारत ट्रेनों को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला। अब यात्रियों को मिलेगा आधा लीटर पानी की बोतल। पानी की बर्बादी को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है। वंदे भारत में अब आधा लीटर पानी की बोतल मिलेगी। आपने भी कई बार जब सफर किया होगा वंदे भारत ट्रेन में, तो आज जो पानी की बोतल है वो मिलती है। कई बार ऐसा होता है जो यात्री उसको आधी छोड़ देते हैं, तो ऐसे में अब ये बड़ा फैसला लिया गया है पानी को बचाने के लिए। अब 1 लीटर की जगह अब आधे लीटर की पानी की बोतल जो कि यात्रियों को मिलेगी। और इसमें एक पानी को रोकने के लिए, बर्बादी को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है कि अब यात्रियों को आधा लीटर पानी की बोतल मुहैया कराई और पलक, पीने का पानी बचाने के लिए एक अहम फैसला, अगर हम शताब्दी की बात करें तो वहां पर ऑलरेडी आधी लीटर की ही बोतल दी जाती है अगर आप वहां ट्रैवल करें। हालांकि अगर आप और पानी डिमांड करते हैं तो आपको मिल जाता है, लेकिन ये एक अच्छा कदम है, अच्छी पहल है पानी को बचाने के लिए। क्या यही प्यार है? चीन में जुनून और एक और केस। बॉयफ्रेंड को रोजाना 100 कॉल और डॉक्टर बोले लव ब्रेन पीड़ित। पहले भी ऐसे कई केसेस सामने आ चुके हैं। दरअसल देखिए, एक ऐसा मामला सामने आया जिसे लेकर अब जांच पड़ताल की जा रही है। चीन में जुनून का एक और केस, बॉयफ्रेंड को रोजाना 100 कॉल करती थी। जी, और देखिए फिलहाल ये खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। और आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। एलपीजी सिलेंडर की जांच करेगा डिलीवरी मैन। पाइप चूल्हे की जांच भी की जाएगी, सुरक्षा संबंधी जानकारी भी दी जाएगी। तो एक नई पहल, नया कदम उठाया गया एलपीजी सिलेंडर को लेकर। जो डिलीवरी मैन होगा वो जांच भी करेगा और आपको जानकारी भी देगा। पाइप चूल्हे की जांच भी उसके द्वारा की जाएगी। तो ऐसे जो डिलीवरी मैन है वो आपके घर पर एलपीजी डिलीवरी देने के लिए आने वाले हैं। चलिए अब इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। नौसेना के 8 पूर्व सैनिकों को सुनाई थी मौत की सजा। कतर में सुनाई गई थी मौत की सजा। कैप्टन सौरभ ने पत्र में लिखा है, कैप्टन सौरभ को थी उम्मीद, पीएम मोदी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कैप्टन सौरभ ने प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा इसमें किया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। नौसेना के 8 पूर्व सैनिकों को मौत की सजा का ये पूरा मामला है जिसमें सुनाई गई थी। दरअसल कतर में मौत की सजा सुनाए जाने का ये पूरा मामला है जिसमें कैप्टन सौरभ ने पत्र में लिखा है, कैप्टन सौरभ को उम्मीद थी प्रधानमंत्री मोदी कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। कैप्टन सौरभ ने प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया।